बायोसाइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में से होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझिए कोशिका सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है, कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोशिकीय विभाजित होकर अपने जैसी नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। सबसे पहले समझिए कि ये जो सेल डिवीजन है यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक प्रोसेस में चलता है सेल डिवीजन। अब इसके अंतर्गत जितने भी सारे कोशिकाएं हैं, मतलब जितने भी सेल है बॉडी में, वो विभाजित होकर अपने ही जैसे नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। ये कोशिकाएं गुण और आकार में एक समान होती हैं। ये जो सेल होती है, ये सेल चाहे उसका गुण हो या आकार हो, विभाजन होकर जो अपने जैसे नई कोशिका का निर्माण करती है, तो वो जो नए कोशिका जो निर्माण होता है उसका गुण और आकार जो है समान होता है, पहले वाले पेरेंट सेल की तरह। ठीक है, समान गुण वाली एक समान आकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती है। अब जो समान गुण का समान आकार के जो कोशिका होती है वह आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। इसीलिए आपको पता होगा सबसे सूक्ष्मतम इकाई, संरचनात्मक इकाई सेल ही होता है। यही सेल आपस में मिल कर जो है आपको ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है, पता है ऊतक का निर्माण करता है। तो ऊतक कैसे बनता है? तो जो कोशिका समान गुण के, समान संरचना के होते हैं, समान रचना और समान गुण के, वो आपस में मिलकर जो है एक समान आकार की कोशिका आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, शारीरिक विकास होने पर कोशिका के आकार में वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है। पूरी तरह से विकसित होने पर ही कोशिका विभाजित होती है। आपको पता होना चाहिए कि शरीर का जैसे जैसे विकास होता है, जैसे बच्चा में छोटा, फिर धीरे 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 सब चीज़ जो है विकास होता है, तो कोशिका का भी एक निश्चित सीमा तक विकास होता है और कोशिका का भी आकार में वृद्धि होता है। जिस प्रकार से बॉडी के आकार में वृद्धि होता है, उसी प्रकार से कोशिका का भी एक निश्चित सीमा तक वृद्धि होता है। ठीक है, पूरी तरह से विकसित होने पर ही कोशिका जो है विभाजित होती है, और जब कोशिका अपना पूर्ण मैच्योर होता है तभी जाके कोशिका विभाजित होता है। तो देखिए, कभी भी कोशिका विभाजित होता है, सबके बॉडी में कोशिका है, बिना कोशिका के जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, चाहे बॉडी संभव ही नहीं है। तो जो कोशिका होता है वो बॉडी के वृद्धि, शारीरिक विकास के, शारीरिक वृद्धि के साथ कोशिका का भी वृद्धि होता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन जो कोशिका का वृद्धि होता है वो एक निश्चित सीमा तक ही रहता है। ठीक है, और पूरी तरह से विकसित होने पर ही कोशिका भी अपना विभाजन करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की आवश्यकता कोशिकाओं के मृत या नष्ट होने के स्थान पर नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए होता है। अब आप कहिएगा ये विभाजन क्यों होता है? तो देखिए, विभाजन इसलिए होता है कि मान गए हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी वृद्धि हो रहा है, ठीक है, बॉडी जो है वृद्धि कर रहा है, लेकिन कोशिका अगर वृद्धि नहीं करेगा, और कोशिका वृद्धि कहाँ से होता है? विभाजन से ही। ठीक है, एक बना, एक से दो बना, दो से तीन बना, ऐसे करके ही यह विभाजन होता है। ठीक है, तो वृद्धि बॉडी का तो हो रहा है, लेकिन अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो आपका बॉडी में जो कोशिका डेड हो चुकी है, जो मृत हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, उस कोशिका के जगह पर अगर विभाजन नहीं होगा तो नए कोशिका आएगा नहीं। तो इसलिए विभाजन होता है, ताकि किसी कारण से चोट फोट से या घाव वगैरह होता है तो देखिएगा वहाँ का स्किन डेड वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पर जो है भरने के लिए नए सेल का निर्माण इसी विभाजन के जरिए होता है। बातें को समझ गए? चलिए आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, नई नष्ट हुई नई कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिका की स्थापना करने के लिए कोशिकाओं का विभाजित होना आवश्यक है। वही बात मैंने बताया कि नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर अगर नए कोशिका का स्थापना करना है तो इसके लिए कोशिकाओं का विभाजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कोशिकाओं का विभाजन दो प्रकार से होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये कोशिका विभाजन समझे होंगे कि कोशिका विभाजन क्यों संभव है, कोशिका विभाजन कब होता है, ठीक है, और किस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सीधी सी बात है, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया में होती है। ठीक है, और यह अपने ही जैसे नए कोशिकाओं का निर्माण करता है डिवीजन, विभाजन होकर। ठीक है, और इसमें समान गुण और समान रचना के कोशिका का जो है निर्माण होता है डिवीजन होकर। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है शारीरिक वृद्धि होने पर कोशिका का भी वृद्धि होता है एक निश्चित सीमा तक। ठीक है, और पूरी तरह से विभाजित होता है। उसके बाद अगर कोई कोशिका बॉडी में डेड हो चुकी है, मतलब मृत हो चुकी है किसी कारण से, ठीक है, नष्ट हो चुकी है, तो उसके जगह पर नई कोशिकाओं के लिए निर्माण के लिए विभाजन जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर अगर नई कोशिका आता है तो वह विभाजित कोशिका द्वारा स्थापित की होता है वहाँ पे, और यह विभाजन दो प्रकार से होता है। तो सेल डिवीजन उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में देखिए,
एनाटॉमी लोग कहता है बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत आसान है। इसको देखिए, अब ये चीज़ मैंने कैसे किया है, यहाँ पे देखिए, ये जो सेल डिवीज़न था, ये सेल डिवीज़न ये आपको सीधा दे दिया गया था, सीधा दे दिया गया था। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये लाइन यहीं से शुरू था, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ से शुरू कर दिया। यहाँ फुल स्टॉप है, ये वाला लाइन यहीं से शुरू था, लेकिन मैंने यहाँ से कर दिया, लाइन चेंज कर दिया। यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये वाला लाइन जो है यहीं से शुरू था, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से शुरू किया। तो इससे होता ये है कि जैसे देखिए एक एक लाइन बन चुका है अपन का, ठीक है, अपन यहाँ पे एक एक लाइन बन चुका है। अब पहले ये लाइन को क्लियर कर लेंगे, फिर ये लाइन को क्लियर कर लेंगे, फिर ये क्लियर कर लेंगे, फिर ये क्लियर कर लेंगे, फिर ये क्लियर कर लेंगे। तो इससे आसान होता है क्लियरिटी होने में, ठीक है, याद होने में। और अगर डायरेक्ट जो है यहाँ से भी रहता, ठीक है, फिर जो है यहाँ से भी रहता, फिर यहाँ से भी रहता, फिर यहाँ से भी रहता, तो क्या होता, पूरा घौच पच रहता, ठीक है, और पूरा लगता कि पूरा एकदम रट लेना है, थ्योरी टाइप से रहता पूरा भरा हुआ, तो अच्छा नहीं लगता, याद भी नहीं होता, पढ़ने में मन भी नहीं लगता। और लाइन बाई लाइन चीज़ें को कर देने से पढ़ने में भी मन लगता है और याद भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश है, जो इंग्लिश वाले हैं देख लीजिएगा। अब आप लोग ऊपर में देखें, सेल डिवीजन दो प्रकार से है, यही दो प्रकार है। एक मिटोसिस है जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, एक मियोसिस होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन हम लोग कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेल डिवीजन दो प्रकार से होता है, याद रखिएगा। एक होता है आपका मिटोसिस जिसे समसूत्री कहते हैं, और ये मियोसिस होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला है समसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है, मिटोसिस क्या होता है। तो देखिए, इस विभाजन की प्रक्रिया में समान गुण वाले एक ही आकार के दो अनुजात यानी डॉटर सेल उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इस विभाजन में क्या होता है, जैसे इसमें कोशिका जो विभाजन होता है, तो इसमें जो समान गुण और समान आकार जो होता है, उसमें दो अनुजात कोशिका यानी दो डॉटर सेल उत्पन्न होती है। इस प्रकार के विभाजन सोमैटिक कोशिकाओं में होता है। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि समसूत्री में जब विभाजन शुरू होता है ना, जब ये प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसमें एक कोशिका जो है दो अनुजात कोशिकाएं में विभाजित होता है। जैसे दोनों का आकार और दोनों का जो गुण है समान होता है, और ये दो अनुजात कोशिकाएं में उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। और इस प्रकार के विभाजन सोमैटिक कायिक कोशिकाएं में होता है। बातें को ध्यान से समझिएगा। कायिक कोशिकाएं नष्ट हुई कोशिकाएं के स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। इस विभाजन की चार अवस्था है। और कायिक कोशिकाएं का क्या काम है, तो बॉडी में जितने भी कोशिकाएं नष्ट होती है दैनिक कार्यों से, चोट से, ठीक है, या कुछ भी चीज़ों से बॉडी में जहाँ जहाँ कोशिका का क्षति होता है, नष्ट होता है, वहाँ पे यह कायिक कोशिका जो है जाकर स्थापित होता है, ठीक है, नए कोशिकाएं के रूप में। बातें को समझ गए। और ये मिटोसिस समसूत्री जो विभाजन होता है, यह चार अवस्था, चार फेज में होता है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। अब ये मिटोसिस को समझने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये आपका एक मदर सेल है। जैसे मैंने बताया एक कोशिका है, यह दो अनुजात में विभाजित होता है, तो यही दो डॉटर सेल में यहीं पे विभाजित हुआ है। ये जो मदर सेल है, ये दो डॉटर सेल में यहाँ पे देखिए यही विभाजित हुआ है, ठीक है, दो अनुजात में जो समान गुण और समान रचना रखता है। देखिए इसी प्रकार से है ना, यहाँ पे ए भी और ए भी, दोनों का आकार देख रहे हैं, दोनों का रचना भी समान देख रहे हैं। तो वही कहता है वो कोशिका समसूत्री में जो समान गुण और समान रचना के दो अनुजात कोशिकाएं में विभाजित हो जाता है, वही समसूत्री होता है, ठीक है। इसके बीच में ये सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता है, लेकिन मेन रिजल्ट ये वाला है और ये वाला है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, समझ गए। चलिए, तो ये हो गया आपका मिटोसिस। अब आता है यहाँ पे जो है इसका जो है अलग अलग यहाँ पे ए फेज देख लीजिए। ये वाला चार फेज है मिटोसिस का, समसूत्री का। पहला है प्रोफेज, पूर्व अवस्था, मतलब पहले का अवस्था, सबसे पहला अवस्था यही होता है। उसके बाद होता है मध्य अवस्था, मेटाफेज। उसके बाद होता है एनाफेज, पश्चावस्था। और चार में होता है टेलीफोज, मतलब अंत्यावस्था। इस फिगर में भी देख लीजिए आप लोग, चार अवस्था है। प्रथम अवस्था, ठीक है, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, ये दोनों मिलकर तीसरा, और ये लास्ट में चौथा, ठीक है। तो यही जो है चार अवस्था, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, यही चार अवस्था होता है। ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, एनाफेज पश्चावस्था, चौथा टेलीफोज अंत्यावस्था, ठीक है। याद रखिएगा कि मिटोसिस विभाजन यही चार फेज में होता है। ओके, आगे चले। चलिए, बी नंबर है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। अब मियोसिस डिवीजन जैसा मिटोसिस डिवीजन था कि वह क्षति हुए, नष्ट हुए कोशिकाओं के जगह पर नए कोशिका की स्थापना के लिए मिटोसिस का विभाजन होता है सोमैटिक के रूप में, ठीक है। लेकिन ये मियोसिस जो होता है,
इसका जो है सिर्फ लिंग विकसित करने में इसका रोल होता है, ठीक है, लिंग विकसित करने में। मियोसिस कोशिका केवल लिंग विकसित कोशिका डिम्ब व शुक्राणु में ही होता है। इन कोशिकाओं को यौन कोशिका या युग्मनक सेक्स सेल एंड जिमेट्स कहते हैं। अब ये जो अर्धसूत्री होता है इसका विभाजन जो होता है वह सिर्फ लिंग विकसित करने के लिए होता है, ठीक है, लिंग विकसित कोशिका के में ही होता है। जैसे डिम्ब अंडा और शुक्राणु मेल होता है, उनमें भी जो कोशिका होता है वह अर्धसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है। इन कोशिकाओं को यौन कोशिका और युग्मनक कोशिका इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह लिंग विकसित होने वाला विभाजन होता है मियोसिस में, ठीक है। इन कोशिकाओं में 23 जीरो क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं, चाहे वो डिम्ब हो मेल में। डिम्ब में क्या होता है आपको पता है, XX होता है, और फीमेल में XY होता है, ठीक है। तो इसमें भी कोशिका जो है आपके पाया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कोशिका जो होता है तो इस कोशिका ये जो कोशिका विभाजन होता है या अर्धसूत्री से होता है, तो इसमें जो है 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखिएगा, जब निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो युग्मनज या जाइगोट कोशिका का निर्माण होता है। देखिए, जब निषेचन की क्रिया होती है तब युग्मनज या जाइगोट कोशिका का निर्माण होता है। जो मेल और फीमेल दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है वो निषेचन जो होता है वही युग्मनज या जाइगोट कोशिका का निर्माण करता है, क्योंकि जो शुरू में जो प्रोडक्ट बनता है वो भी कोशिका से ही रहता है, ठीक है। इस युग्मनज या जाइगोट में पूरे 46 गुणसूत्र में 23 गुणसूत्र शुक्राणु का 23 डिम्बाणु का होते हैं। बातें को समझ गए। इस युग्मनज या जाइगोट कोशिका का विभाजन दैहिक सूत्रीय विभाजन मिटोसिस के द्वारा होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें को आप लोग को समझना है, ठीक है। तो ये जो आपका अर्धसूत्री मियोसिस है इसका बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लिंग विकसित करने के लिए जो है इसका रोल है। जैसे महिलाओं में डिम्ब होता है और पुरुषों में शुक्राणु होता है, उसमें भी कोशिका होता है, और उसमें जो कोशिका का विभाजन होता है वह मियोसिस से होता है। साथ ही जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसमें जो युग्मनज बनता है वह युग्मनज जो है इसी मियोसिस के द्वारा ही बनता है, चूँकि वो भी एक कोशिका के रूप में ही रहता है। और ये जो युग्मनज होता है उसमें पूरे 46 गुणसूत्र 23 गुणसूत्र शुक्राणु और 23 डिम्बाणु के होते हैं, ठीक है। अब ये जो युग्मनज जो प्रोडक्ट होता है निषेचन का, उसमें जो कोशिका का विभाजन होता है वह मिटोसिस यानी दैहिक सूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि समसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, ठीक है। तो ये विभाजन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, इसका इंग्लिश यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत है, हमेशा 5 नंबर में पूछता क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण आप कैसे करेंगे बताएं। 10वां में भी आप पढ़े होइएगा कि अनुवांशिकी एवं लिंग निर्धारण गुणसूत्र क्या होते हैं समझाएं, ठीक है। तो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम बताना है। क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र कहते हैं वो कोशिका की केंद्रक के अंदर धागे जैसी रचना होती है। जो आपका सेल होता है ना, सेल कोशिका, एक कोशिका के केंद्रक के अंदर, कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर भी जो केंद्रक होता है इसके अंदर एक धागे जैसी संरचना जो है आपके होती है क्रोमोसोम की। बातें वो समझ गए। तो क्रोमोसोम कोशिका की केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना होती है, बातें को समझिएगा, ठीक है। इन्हीं रचनाओं में अनुवांशिक गुण रहता है जो संतान में संचरित होता है। ये जैसे सेल है, ठीक है, ये आपका केंद्रक हो गया। इसी केंद्रक में धागे जैसे संरचना होता है, ठीक है, एकदम धागे जैसे संरचना होता है। और यही धागे जैसे संरचना में अनुवांशिक गुण रहता है, जेनेटिक्स गुण होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति के अंदर चलते रहता है, यानी जो संतान के अंदर ट्रांसमिटेड होते रहता है, ठीक है। इसी धागे जैसी संरचना के कारण, क्योंकि इसमें जेनेटिक्स गुण होते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम होता है धागे जैसा केंद्र के अंदर, उस धागे जैसे संरचना में ही अनुवांशिक गुण रहता है इसी संरचना में, ठीक है, जिससे संतान में यह जो है माता पिता से बच्चे में जाता है, संचरित होता है गुण, ठीक है। बातें को समझ गए ना। चलिए, ये हो गया। आगे है नर में शुक्राणु कोशिका स्पर्म सेल, मादा में अंडाणु यानी ओवम सेल होती है। बातें को समझिए। पहला निर्धारण करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होती है, ठीक है। तो मेल में आपका क्या होता है, मेल में होता है स्पर्म, और स्पर्म भी एक कोशिका ही है, ठीक है, उसमें भी कोशिका है। विदाउट कोशिका तो अभी ना समझे हैं कि जब उसमें कोशिका नहीं रहेगा तो क्रोमोसोम तो पूरे कोशिका का ही बना है। बातें को समझिएगा, ठीक है ना। तो नर में शुक्राणु स्पर्म सेल होता है, मादा में अंडाणु ओवम सेल होता है, ठीक है। जो शुक्राणु है, जो आपका ओवम है, वो भी एक सेल ही है, ठीक है,
होती है। इसमें जनन कोशिकाएं होती है। इसमें क्या होती है? जनन कोशिकाएं होती है। इसमें चाहे वो स्पर्म हो मेल का, चाहे वो अंडाणु हो फीमेल का, उसमें जनन की कोशिका होती है। ठीक है, जनन कोशिका होती है, लिंग विकसित करने वाली कोशिका होती है। ठीक है, इसमें जनन कोशिका होती है, अर्थात इसमें 23 क्रोमोसोम एक जोड़ा होता है, अर्थात 23 क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। समझ गए? ये जो स्पर्म है या फिर मेल का स्पर्म है, फीमेल का ओवम है, इसे जनन कोशिका कहते हैं। जनन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विभाजन ही, इसका निर्माण ही जो है बच्चे को निर्माण करने के लिए होता है। ठीक है, अर्थात इसमें 23 क्रोमोसोम एक जोड़ा होता है, अर्थात 23 क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। ठीक है, कहाँ पे समझ रहे हैं? ये नर और मादा दोनों के जो जनन कोशिका है उसमें 23 जोड़ा 23 जो है दोनों में होते हैं, 2 सेट में होते हैं 23 का। ठीक है, स्त्रियों में दोनों क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक आकार के होते हैं तथा उनमें XX क्रोमोसोम होते हैं। जो स्त्री होती है, स्त्री का जो डिंब है उसमें क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र होता है वह एक समान आकार के होते हैं। इन्हें XX कहते हैं। ठीक है, इन्हें X क्रोमोसोम कहते हैं। पुरुषों में XY क्रोमोसोम दोनों होते हैं जो अपेक्षाकृत छोटा होते हैं। अब पुरुष का जो है, ठीक है, पुरुष का स्पर्म जो है, देखते होइएगा कि पुरुष का स्पर्म जो होता है उसमें XY क्रोमोसोम पाया जाता है। क्योंकि जो पुरुष का स्पर्म है उसमें कोशिका है, कोशिका के केंद्र के अंदर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और वह क्रोमोसोम पुरुष में है तो XY के रूप में रहता है और अपेक्षाकृत छोट होता है। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष दोनों में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र ऑटोसोम के होते हैं। ठीक है, यानी 46 में जो होते हैं 22 जोड़े यानी 44 जो है वह ऑटोसोम के होते हैं और एक जोड़ा लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र रहता है। 46 में मात्र 2 ही ऐसे होते हैं जो लिंग को निर्धारित करते हैं, एक जोड़ा ही होता है जो लिंग को निर्धारित करता है, बाकी के 44 यानी 22 जोड़ा वह ऐसे ही रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जिस समय एक्स डिंब यानी एक्स जो, अगर आपको पता है कि डिंब में XX कोशिका है, ठीक है, XX क्रोमोसोम है, मेल में XY क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका एक निकलेगा और इसका एक निकलेगा तो बच जाएगा, इसमें जो है एक 22 और इसमें 22 बच जाएगा। तो ये 44 जो है ऑटोसोम वाला होता है, बाकी ये एक दोनों मिलकर जो है लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, तो जिस समय जो डिंब ओवम होता है, ठीक है, ओवम जो है फीमेल का अंडा शुक्राणु के X गुणसूत्र से निश्चेतित होता है तो शिशु जो है लड़की होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर महिला के डिंब से X गुणसूत्र निकला, शुक्राणु मेल के भी X गुणसूत्र निकला तो क्या होगा? दोनों समान मिलेगा तो लड़की होगी। ठीक है, दोनों समान अगर मिल गई तो लड़की होगी। अगर फीमेल का X और मेल का X दोनों निश्चित हो गया XX तो वह लड़की हो जाएगी। अगर शुक्राणु के Y क्रोमोसोम से निश्चित होता है तो शिशु लड़का होगा। और अगर डिंब के X, दोनों कंडीशन में चूँकि डिंब में दोनों XX ही होता है तो डिंब के X और शुक्राणु के अगर Y क्रोमोसोम एक दूसरे से अपोजिट वाला निश्चित होता है तो वह लड़का होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो लड़का का जो फर्क होता है वह थोड़ा सा ज़्यादा मजबूती वाला होता है लड़कियों के तुलना में। लड़का का जो कद काठी होता है, जो शरीर का बलिष्ठ होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेल फीमेल दोनों के अलग अलग रहता है, लेकिन मेल फीमेल दोनों का अगर इक्वल हो जाता है तो लड़की हो जाता है। लड़की थोड़ा देखिएगा कहीं ना कहीं लड़का के तुलना में उसका बल बुद्धि चाहे जो भी हो वो थोड़ा कम ही रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिगर के माध्यम से स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? तो यह है मेल वाला अंडा वाला। ठीक है, ये मेल वाला है अंडा वाला, इसमें XX जो है आपके गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहिए यानी कोशिका कहिए, क्रोमोसोम वही है। ठीक है, उसके बाद मेल में XY होता है, जो शुक्राणु होता है मेल का उसमें XY क्रोमोसोम होता है। शुक्राणु में चूँकि कोशिका है और अंडाणु में भी कोशिका है, दोनों में कोशिका है, तो इस कोशिका में XY गुणसूत्र है, इस कोशिका में XX गुणसूत्र है। और चूँकि गुणसूत्र ही जो है आपका क्रोमोसोम ही निर्णय करता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा। तो अगर पुरुष का XY, महिला का XX, ठीक है, अब चूँकि हम जानते हैं एक इसका और एक इसका ही रोल निभाता है, बाकी के तो 22 और 22 जो है 44 ऐसे ही जो है रहता है। ठीक है,
दो ही होता है जो आपके रोल निभाता है बच्चे में। तो पुरुष का एक्स वाई यानी एक्स अलग करिए, वाई अलग कीजिए, इसका एक्स एक्स दोनों एक्स बराबर ही होता है, तो एक एक्स मानिए। अब मान गए महिला का एक्स और पुरुष का एक्स, अगर ये दोनों आपस में मिल गया तो दोनों समान हो गया, तो यह एक्स एक्स फीमेल यानी जो बच्चा होगा वह लड़की होगी, ठीक है। यदि पुरुष का वाई क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम से मिल गया, यानी पुरुष का जो शुक्राणु है महिला के अंडाणु है, महिला के अंडाणु से एक्स निकला और पुरुष के शुक्राणु से वाई क्रोमोसोम निकला और दोनों आपस में मिला तो दोनों एक्स वाई बन गया, और एक्स वाई के कंडीशन में जो लिंग का निर्धारण होता है वह मेल हो जाता है, ठीक है। तो यह फिगर के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। 10th में भी आप पढ़े होंगे। यहाँ पे मैंने इसका इंग्लिश दे दिया है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी जो इसको तगड़े तरीक़ा से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।